वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का फिजिक्स और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बल। बल गति और कार्य है, तो उसमें हम आपको गति पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम आपको आज बताएंगे बल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। फोर्स क्या है? सभी लोग जानते हैं फोर्स मतलब किसी भी वस्तु पर हम लोग जब बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, या तो उस स्थान से विस्थापित हो जाती है, नहीं तो विस्थापित होने का प्रयास करती है। तो उस पर जो लगाया गया एनर्जी है, जो लगाया गया फोर्स है, जो उसमें हम कारक का उपयोग करते हैं जो कि उसको क्या कर देता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग प्राय कह देते हैं कि वह कारक होता है फोर्स। या जनरली कह सकते हैं, इसको बढ़िया से अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं फोर्स वह धक्का या खिंचाव है। फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित है। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव, पुश एंड पुल, धक्का या खिंचाव है, खिंचाव है जो वस्तु के एक निकाय से, एक निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम होता है, या इसको कह सकते हैं एक सिरा, एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, आरोपित होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आरोपित होता है। ठीक। और इस आधार पर या परिणामी बल के आधार पर इस बल को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है असंतुलित बल और दूसरा होता है संतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल और दूसरा होता है संतुलित बल। ये अनबैलेंस फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस का मतलब हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग फोर्स लगाएं किसी भी वस्तु पर, ऐसा बल लगाएं जिससे कि वस्तु क्या हो, वस्तु पर जब बल लगे तो किसी एक दिशा में वह बल अधिक हो जाए या किसी एक दिशा में कम हो जाए, तो उसे हम लोग असंतुलित कहेंगे। लेकिन इसको अगर बढ़िया से परिभाषित करना होगा तो कहेंगे असंतुलित बल वह बल होता है जिसके परिणामी बल का मान शून्य से अधिक आता है। ऐसे बल जिनके परिणामी का मान शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। और संतुलित बल ऐसे बल जिनके परिणामी बल का मान क्या होता है, परिणामी बल का मान शून्य होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल वह बल होते हैं जिनके परिणामी का मान शून्य नहीं होता है, और संतुलित बल वह बल होते हैं जिनके परिणामी का मान शून्य होता है। तो इस पर देखिए, इसका जो एग्जांपल है बहुत ही आसान एग्जांपल। जैसे यहां से ये कोई पिंड है और इसमें हम दो डोरी बांध दें, या जो रस्सा कस्सी का खेल होता है वह भी एक उदाहरण है। ये रस्सा कस्सी है समझ लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स इधर खींच रहे हैं इसको, कुछ स्टूडेंट्स इधर खींच रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स इधर खींच रहे हैं उन सबका बल मिला करके सपोज दैट 10 न्यूटन का बल होता है, और इधर वाले स्टूडेंट्स का जो फोर्स होता है 7 न्यूटन का होता है। इधर कितने से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर 7 न्यूटन से खींच रहे हैं। इस प्रकार यह जो पिंड होगा किधर चलेगा, इधर चलेगा। और इस प्रकार इसका जो परिणामी बल आएगा
परिणामी बल कितना 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन, ये 3 न्यूटन के फोर्स से इधर की ओर मोशन करने लगेगा। क्लियर? तो जब यह 3 न्यूटन की बल से इधर जाएगा, इसका मतलब है कि इसका परिणामी बल का मान 0 नहीं है, कितना है 3 है। तो इस प्रकार यह जो बल है कौन सा बल है? असंतुलित बल। ओके, समझ में आ गया होगा कि ऐसे बल जिनके परिणामी का मान 0 ना हो, देख लीजिए इसके परिणामी का मान इतना है और पिंड पर लगेगा तो पिंड किसी भी एक तरफ क्या होगा? मोशन करेगा। तो जान लीजिए कि वह बल क्या है? असंतुलित बल है। संतुलित बल कब होगा? जब यह न तो इधर जाएगा, न इधर जाएगा, न ऊपर जाएगा, न नीचे जाएगा, बल्कि अपने ही स्थान पर स्थिर रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर 10 न्यूटन के फोर्स इधर लग रहे हैं तो इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या है? यहाँ हो जाएगा 10 और ये परिणामी का मान होगा 0 न्यूटन। तो देख लीजिए ऐसे फोर्स जिनके परिणामी का मान सदैव क्या है? 0 आता है, ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। यह संतुलित बल और असंतुलित बल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। यह तो हो गया बल, और बल के बाद यह न्यूटन जो है बल से संबंधित या गति से संबंधित नियम दिए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक निम्नलिखित 3 नियम है। एक पहला वाला नियम है, यह है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। सेकेंड है संवेग परिवर्तन, कह सकते हैं संवेग परिवर्तन का नियम, जिसमें आ जाता है आपका F बराबर m। और थर्ड इसका होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जड़त्व के नियम में हम लोग जानेंगे कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? जड़ का मतलब होता है अस्थाई। जैसे सपोज दैट अगर किसी जीव को अगर जड़ कहें तो उसका मतलब, जड़ का मतलब मूर्ख। नहीं तो अगर कई पेड़ पौधों के रूप में अगर ले लिया जाए तो उसका जो जड़ होता है, जिस तरह से वह अस्थाई अवस्था में होता है लगभग, उसी तरह ये भी अस्थायित्व को प्राप्त करने वाला जो कारक है वही जड़त्व होता है। या जड़त्व को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, या किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके गति या विराम अवस्था का सदैव विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के परिवर्तन का सदैव विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। और यह जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व यह क्या होता है? सदैव गति का विरोध करता है। अब विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व यह वस्तु के विराम होने का विरोध करता है। यानी गति के जड़त्व में यदि कोई वस्तु, या जड़त्व के नियम में ही हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो सदैव गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर न रोका जाए। या यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको न चलाया जाए। यही है जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो सदैव गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
तो जड़त्व के नियम में जो गति का जड़त्व है, यह क्या करता है, गति का विरोध करता है। और विराम अवस्था में वस्तु सदैव विरामावस्था में ही रहना चाहता है, इसमें वस्तु सदैव गति अवस्था में ही रहना चाहता है। तो अलग अलग अगर परिभाषा देना भी चाहे तो गति के जड़त्व में कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो सदैव गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मान लेते हैं हम लोग किसी वाहन में गति कर रहे हैं, जब वाहन में गति कर रहे हैं तो वाहन जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से हम लोग की बॉडी भी चलती है। अगर वाहन एकाएक वाहन पर ब्रेक लगाया जाए तो उसमें जितने भी यात्री हैं सब के सब आगे की ओर झुक जाते हैं। तो अगर कह दे कि एकाएक ब्रेक मारने पर जो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं वो क्या है, गति के जड़त्व का उदाहरण है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई भी यात्री चलती हुई बस से या चलते हुए वाहन से एकाएक पृथ्वी पर कूदता है, उस कंडीशन में वो आगे की ओर गिर जाता है। उसके कारण क्या होते हैं, जिस वेलोसिटी से वह वाहन चल रहा है उसी वेलोसिटी से हम लोगों की शरीर भी चलती है। जब हम लोगों का पैर आता है पृथ्वी पर तो पैर विरामावस्था में आ जाता है, परंतु ऊपर वाली बॉडी जो है गतिशील अवस्था में होती है। इस प्रकार आदमी आगे की ओर या यात्री आगे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। अगर वही यात्री जो जमीन पर पड़ने से पहले अगर अपना संतुलन बना ले और कुछ वेग से दौड़े तो उस कंडीशन में आदमी नहीं गिरता है, बच जाता है। परंतु अगर वह सीधे सीधे कूदता है तो क्या होगा, पैर उसका जो जमीन के साथ लगेगा वह तो विरामावस्था में आ जाएगी, लेकिन आगे की बॉडी क्या होगी, गतिशील अवस्था में रहेगी। तो ये हो गया आपका गति के जड़त्व के उदाहरण। अब विराम का जड़त्व का उदाहरण, विराम के जड़त्व में जैसे कोई वाहन है, गतिशील नहीं है, सभी यात्री बैठे हैं, परंतु वाहन अगर एकाएक चलता है तो सभी यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, तो वह क्रिया होता है विराम का जड़त्व। क्योंकि विराम के जड़त्व में क्या होता है, वह वस्तु या कोई भी जो वस्तु होती है वह सदैव विरामावस्था में ही रहना चाहती है। जो उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वह पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि वाहन में तो गति होती है परंतु बॉडी में उस समय गतिशील बॉडी नहीं होता है या बॉडी में गति नहीं होती। और इसी तरह जैसे फलों से लदे हुए पेड़ हों, उनके डाल को अगर हिलाएंगे तो पेड़ से जो फल होते हैं वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। अर्थात जब हम लोग डाल को हिलाते हैं तो डाल तो गतिशील हो जाती है, परंतु उसके जो फल होते हैं विरामावस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण वह गिर जाते हैं। इसी तरह अगर एक ग्लास ले लें और ऊपर एक दफ्ती रख दें और उस पर एक सिक्का रख दें और यहां से दफ्ती को अगर मारे तो दफ्ती आगे की ओर चली जाती है, परंतु यह सिक्का क्या होता है, ग्लास में गिर जाता है। इसके कारण क्या है, ये भी जो है विराम के जड़त्व के ही उदाहरण है। जैसे यहां से ये तो मोशन में हो जाएगी दफ्ती, परंतु यह सिक्का जो है विराम अवस्था में ही रहेगा, जिसके कारण यह दफ्ती आगे की ओर निकल जाती है और ये सिक्का इसी में गिर जाता है। और जैसे इसके तमाम एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग स्नान कर लीजिए, बाल हम लोगों के बड़े हैं, अगर ऐसे करते हैं, चाहे कोई भी एक डंडा लेकर के या छड़ी लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं तो बाल के जो पानी होते हैं बाल को छोड़ देते हैं। उसके क्या कारण, जब हम लोग ऐसे करते हैं तो उस कंडीशन में बाल तो गतिशील अवस्था में हो जाता है, परंतु उसमें जो लगे जल के कण हैं वो स्थिर अवस्था में होने के कारण उससे अलग हो जाते हैं। या कंबल कोई ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए या सपोज दैट कंबल ही ले लीजिए, उसको या तो ऐसे झटकेंगे या तो उसको डंडे से मारेंगे तो उस कंडीशन में उसमें जो भी धूल के कण होते हैं वह धूल के कण उस कंबल से अलग हो जाते हैं। उसके कारण है जो ही हम लोग कंबल पर चोट मारते हैं तो कंबल तो उस चोट के कारण गतिशील अवस्था में आ जाता है, परंतु उसमें जो धूल के कण होते हैं वह स्थिर अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण वह कंबल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरह कंबल को पीटने पर धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। तो ये आपका समस्त एग्जाम्पल जो है विराम के जड़त्व का है। तो इस प्रकार
आपको हम बता दिए बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं। परिणामी बल के आधार पर बल दो प्रकार के हो गए, संतुलित बल, असंतुलित बल। फिर न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन की गति विषयक नियम में पहला नियम जड़त्व का है। और जड़त्व क्या होता है वो भी बता दिए, जड़त्व के नियम क्या है वो भी बता दिए, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं ये भी। जड़त्व मुख्यतः आपको दो ही प्रकार का पढ़ना है, या आप लोगों के कोर्स में जड़त्व दो प्रकार का है। तो यह एक गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दोनों को बता करके दोनों के एग्जाम्पल भी हम बता दिए। और इसके बाद भी आपको अगर कहीं ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके उसमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।